नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के विषय में, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अशोक के विषय में बिंदुसार के विषय में हम लोग पढ़े थे। जैसा कि आपको पता होगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। तो इसकी उपाधि क्या थी? प्रियदर्शी। और इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके पिता बिंदुसार की उपाधि क्या थी? अमित्रघात, जिसका क्या अर्थ होता है? शत्रु विनाशक। और इसके पिता बिंदुसार। और माता कौन थी इसके? सुभद्रांगी। और अशोक के चार पत्नियां थी। आइए हम लोग पहले का नाम देखते हैं। पहले का क्या नाम था? असंघमित्रा। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे साथ नोट करते जाएंगे। ये पहली पत्नी थी असंघमित्रा। और इनके दूसरी पत्नी का क्या नाम था? पद्मावती। और इन्हीं से कौन पैदा हुआ था? आपका कुणाल। ठीक है दोस्तों, हम यहां पे लिख देते हैं पुत्र। और इनकी तीसरी पत्नी कौन थी? विदिशा महादेवी। आप लोग नोट कर लेंगे। और विदिशा महादेवी के विषय में क्या कहा जाता है? विदिशा महादेवी के विषय में जानकारी हमें कहां प्राप्त होती है? महाबोधिवंश से जानकारी मिलती है कि आप लोग इसके आगे नोट कर लेंगे। महाबोधिवंश से जानकारी मिलती है कि अशोक उज्जैनी जाते समय विदिशा में रुका था और वहीं पे विदिशा महादेवी से विवाह किया। उसके बाद से हम लोग इनके चौथी पत्नी के विषय में पढ़ेंगे। वो कौन थी? कारुवाकी। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका पुत्र कौन था? तीवर। इसी से तीवर। और कारुवाकी को क्या कहा जाता है? छोटी रानी। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से छोटी रानी किसे कहा जाता है? तो कारुवाकी को। ठीक है दोस्तों। और विदिशा महादेवी के पुत्र कौन कौन थे? तो आइए हम लोग देखते हैं। यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले पुत्री कौन थी? संघमित्रा। और पुत्र महेंद्र। संघमित्रा और इसके पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में गए थे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। तो हम लोग इसके पत्नी के विषय में देखें और पुत्र के विषय में हम लोग देखें। यहाँ पे महेंद्र के विषय में देख लिए, तीवर के विषय में देखें और कुणाल। और इसके बाद से हम लोग इसके राजदूत के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे मित्रों। देखिए, मिस्र के शासक ने
सॉरी मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने डायनीसियस नामक राजदूत अशोक के दरबार में भेजा था। कौन भेजा था? मिस्र के शासक फिलाडेल्फस। और राजदूत कौन था इसका? कौन राजदूत बनकर आया था? डायनीसियस। तो आप लोग इसको याद करेंगे, याद रखेंगे। और इसका मंत्री कौन था? राजगुप्त। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, कौन राजदूत बनकर आया था, और बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत बनकर आया था। तो देख लीजिए यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। और बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस। इसको कौन भेजा था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने। और अशोक के दरबार में कौन आया था? डायनीसियस। और डायनीसियस कौन भेज रहा है? मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत बनकर आया था? तो मेगास्थनीज। और बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर कौन आया था? तो डायमेकस। और अशोक के दरबार में कौन राजदूत बनकर आया था? तो डायनीसियस। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आपसे क्रम मिलाने के लिए भी पूछ सकता है यहाँ पे, और पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं आया था, ऐसे भी पूछ सकता है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक वेरी मोस्ट पॉइंट और आपको बता देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और बिंदुसार का प्रधानमंत्री कुछ समय कौन रहा? चाणक्य रहा। उसके बाद से कौन इसके मृत्यु के बाद? खल्लाटक। और अशोक का राजगुप्त। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और ऑप्शन में चाणक्य और खल्लाटक दोनों रहता है, आप लोग खल्लाटक को चूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अशोक के विषय में पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं अशोक का राज्याभिषेक कब होगा। दो सौ उनहत्तर ईसा पूर्व। इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। और इससे पहले क्या था? उज्जैनी का राज्यपाल था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसके पिता बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को नियुक्त किया था, घोषित किया था। तो यहां पे देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सिंगली अनुश्रुति से प्राप्त होता है, सिंगली अनुश्रुति से ज्ञात होता है कि
अशोक ने क्या किया था? अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखिएगा, जैन अनुश्रुति से हमें क्या प्राप्त होता है? जैन अनुश्रुति से हमें प्राप्त होता है कि अशोक ने बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध मगध के गद्दी पर बैठा था। क्योंकि बिंदुसार तो अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? सुसीम को। बट अपने अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, सॉरी। देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं अब। और अशोक ने क्या काम किए थे? देखिएगा, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष क्या की थी? कलिंग की लड़ाई लड़ी। और कलिंग में शासक कौन था? वहां पे शासक था आपका नंद। और कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग के दो प्रशासनिक केंद्र थे। कलिंग के दो प्रशासनिक केंद्र थे, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी की राजधानी क्या थी? तोसल। और दक्षिणी की राजधानी जौगढ़। आप लोग नोट करेंगे इसको। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे मित्रों। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है अशोक के 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तेरहवें शिलालेख से और हमें क्या प्राप्त होता है?
1,00,000 लोगों की हत्या की गई और इससे भी कहीं अधिक लोग मारे गए थे इस युद्ध में। उसके बाद से हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं, इसको मिटा करके। देखिएगा, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट लगा लेंगे इसे। ईस्वी में 1750 ईस्वी में अशोक के दिल्ली 1750 ईस्वी में अशोक के दिल्ली स्तंभ लेख को टी फैंथलर ने क्या किया था, पता लगाया था, यानी खोजा था। और अशोक के अभिलेख को सबसे प्रथम कौन पढ़ा था, तो 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। और आप लोग इस दोनों पॉइंट को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भूलिएगा नहीं कभी, कि 1750 में अशोक के अभिलेख को टी फैंथलर ने पता लगाया था या खोजा था, और 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ पे अशोक के धार्मिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे, और अशोक के शिलालेख के विषय में, और मौर्य प्रशासन के विषय में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।